आज हम स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जिसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी को आज हमने डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर क्रोमेटोग्राफी की, ये किस की टाइप है, तो बेसिकली इट इज टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और हमने पढ़ा था पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी वो क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें जो सोल्यूट होता था वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता था बिटवीन टू फेजेस, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। इस फेज के अंदर जो आपके पास स्टेशनरी फेज होगा वो लिक्विड होगा, जो कि वाटर होता है। और वाटर कौन सा होता है, जो पेपर में सेलुलोज होता है उसके अंदर जो वाटर वाला मटेरियल होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम मोबाइल फेज की बात करें तो वो भी लिक्विड होगा, और ये कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है बेसिकली। इसको हम लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये हमारे पास पेपर है, मान लें। पेपर के मुतालिक थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये जो बना होता है ये सेलुलोज से मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोजिक मटेरियल से बना होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सेलुलोज चूंकि एक पॉलीमर है ना, तो इसलिए इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए इंट्रैप्ड होते हैं, ठीक है जी। अब पेपर जो होता है, ये इसका साइज और थिकनेस जो है ये प्रॉपर होनी चाहिए। साइज और थिकनेस जो है इसकी वो प्रॉपर होनी चाहिए, नंबर वन, ठीक है। अगर क्योंकि साइज या थिकनेस चेंज हो गई तो मूवमेंट होगी, जो मूवमेंट जो होगी मोबाइल फेज की वो डिस्टर्ब हो सकती है। मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेज कैन बी डिस्टर्ब, ठीक हो गया। तो ये आपने थोड़ा सा फोकस करना है इस चीज पे। और फिल्टर पेपर जो होता है ये डिफरेंट शेप्स और साइज में अवेलेबल होता है विद डिफरेंट पोर साइज। इसका पोर साइज भी आपको डिफरेंट मिल सकता है। और यूजुअली जो फिल्टर पेपर होता है वो हम यूज कर रहे होते हैं, कॉमनली यूज फिल्टर पेपर होता है वो वाटमैन फिल्टर पेपर होता है। और वाटमैन फिल्टर पेपर का भी एक स्पेसिफिक नंबर होता है, जैसे हम यूज करते हैं फिल्टर पेपर 1 एंड फिल्टर पेपर 3। तो ये दो फिल्टर पेपर होते हैं वॉटमैन फिल्टर पेपर, जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात हो गई है फिल्टर पेपर की। और इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की तीन टाइप्स हैं, उनको हमने स्टडी करना है। टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी जी, पहली टाइप होती है हमारे पास असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। उसको पहले हम देख लेते हैं। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, जैसे वर्ड असेंडिंग नाम से ही बता रहा है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। तो वो क्रोमेटोग्राफी है जिसमें मोबाइल फेस क्या करता है, बॉटम से मूव करेगा टॉप की तरफ। और आपको पता है ग्रेविटी जो होती है ये नीचे की तरफ चीजों को खींचती है। तो इट मींस ये जो टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी होगी इसमें मोबाइल फेस जो होता है वो मूव करेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के मुखालिफ सिमत में मोबाइल फेज यहाँ पर मूव करता है, ठीक हो गया। इसका प्रोसीजर क्या है वो अगर हम देखें तो प्रोसीजर इसका सिंपल ही है, आपने भी प्रैक्टिकल ये परफॉर्म किया होगा लैब के अंदर। बेसिकली हमारे पास एक फिल्टर पेपर होता है जी। फिल्टर पेपर पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और लाइन जो है ड्रॉ करनी है वो हमने लेड पेंसिल के साथ, हम किसी और पेंसिल के साथ, ब्लू इंक वाली पेंसिल के साथ नहीं कर सकते क्योंकि उसके कंपोनेंट भी सेपरेट हो सकते हैं। तो लेड पेंसिल के साथ हमने लाइन को ड्रॉ करना है। और ये जो लाइन होती है ये इसको हम बोलते थे बेस लाइन। और तकरीबन ये 2.5 सेंटीमीटर पेपर से अबव हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई स्पॉट लगा देते, लाइक यहाँ पर मान ले, मैं आपको बताता हूँ, पहले शुरू से बताता हूँ कि हमारे पास ये एक बीकर है, इसके अंदर हमारे पास मिक्सचर है जिसको हमने सेपरेट करवाना है। और मान ले इस मिक्सचर के अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है, दूसरा है जेंथोफिल, और तीसरा है कैरोटीनाइड्स, कैरोटीनाइड्स। ये तीन इसके अंदर कंपोनेंट्स है। और हमने क्या किया, इस मिक्सचर को हमने एक कैपिलरी ट्यूब ली, और इस मिक्सचर के अंदर हमने उस कैपिलरी ट्यूब को डिप किया। और
कैपिलरी ट्यूब को डिप करने के बाद हमने यहाँ पर एक लाइन लगा दी। अब ये बेसिकली मिक्सचर की लाइन है। हम तो यूजुअली ये काम कर रहे होते लैब में कि तीनों कंपोनेंट्स की अलग से भी जो स्पॉट होता है वो भी लगा देते हैं, क्योंकि हमें तो पता होता है ना कि इसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, तो इसलिए हम उनका स्पॉट भी लगा देते हैं। लेकिन होता ये है कि आप सिर्फ मिक्सचर का स्पॉट लगाते हो और उसकी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करके फिर आप आइडेंटिफाई करते हो कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स है। तो ये लाइन लगा दी मिक्सचर की आपने, मिक्सर का स्पॉट भी लगा दिया कैपिलरी ट्यूब के जरिए, और इसको थोड़ी देर ड्राई करना होता है आपने फिल्टर पेपर को, और ये 2 से 3 दफा ड्रॉप से इसके ऊपर लगा देना है ताकि अच्छे से स्पॉट वाज़ेह हो जाए। फिर आप क्या करते हो, एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक लेते हो, ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक है मान ले, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी आप मोबाइल फेज रख देते हो ताकि ये एटमॉस्फेयर के साथ सेचुरेट हो जाए, इसका टेम्परेचर और प्रेशर सारा वो एटमॉस्फेयर के साथ मैच कर जाए। फिर आप क्या करते हो, ये टैंक था, अब टैंक के अंदर मोबाइल फेज रखा हुआ है आपने, इसके बाद आप क्या करोगे, पेपर जो आपने जो लाइन लगाई थी जिसके ऊपर, उस पेपर को इसके अंदर आप डिप कर दोगे। अब ये आपने याद रखना है, ये नीचे जो भी मोबाइल फेज के अंदर जो आप पेपर को डिप करोगे, स्पोर्ट डिप नहीं होना चाहिए उसके अंदर, स्पोर्ट से नीचे तक पेपर आप उसके अंदर डिप कर सकते हो, स्पोर्ट वाला हिस्सा या उससे ऊपर वाला हिस्सा आप डिप नहीं करोगे। ये याद रखना है, स्पोर्ट डिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट डिप हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती, कलर फैल सकता है पेपर के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट है। अब यहाँ पे मोबाइल फेज हमने लिया, मान ले वो बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ट्राई कंपोनेंट्स है, टर्नरी मोबाइल फेज है, इसमें ईथर है, ये कॉमनली यूज होता है, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और फिर बेंजीन है। ये एक पावरफुल मोबाइल फेज बन जाता है। वैसे तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड के जरिए इसको यूटिलाइज करते हैं या चेक करते हैं, ठीक है। ये टर्नरी मोबाइल फेज है। अब आपने फिल्टर पेपर इसके अंदर डिप कर दिया, आप देखेंगे कि मोबाइल फेज जो होगा वो ऊपर मूव करेगा, और मोबाइल फेज मूव करेगा ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन की वजह से मोबाइल फेज मूव करता है, ठीक है। और अपर साइड पे वो मूव करता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि हम देखेंगे जब कम से कम भी आप कह लो 1/3 पेपर जो होगा, या इसको ऐसे कर ले 3/4 जब तक पेपर का कवर हो जाएगा, 75% मान ले कवर हो जाएगा, तब तक हमने सॉल्वेंट को मूव करते रहना देना है, ठीक है जी, ताकि अच्छी से सेपरेशन हो सके। इसके बाद क्या होगा कि पेपर के ऊपर हम पेपर को सेपरेट कर लेंगे। अब पेपर के ऊपर जो कंपोनेंट थे वो सेपरेट हो गए, मान ले एक की ये आ गया स्कोर, दूसरा यहाँ पर आ गया, और तीसरा यहाँ पर आ गया। अब देखें, आप एक बात याद रखें, आपके पास लाइक 3 चीजें हैं। अब यहाँ पे ना कुछ चीज समझने की बारी है। एक है बैट, एक है बुक, और एक है पेज। अगर मैं पानी गिरा दूं, ये फ्लोर के ऊपर है, फर्श के ऊपर है, तो सबसे आगे कौन होगा जी, कोई बता सकता है? अगर पानी गिरा दिया जाए तो कौन होगा सबसे आगे जी, एनीवन, कोई भी आप में से बताना चाहे। बैट, बुक, पेज बता रहे हैं मुझे एज एक्सपेक्टेड। तो बेटा यहाँ पर सबसे आगे वाटर होगा, ठीक है, क्योंकि पानी ही पहले होगा, बाद में ये सारी चीजें होगी। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि ये 3 कंपोनेंट्स आपके सेपरेट हो गए हैं, तो सॉल्वेंट सबसे आगे होगा। जहां तक सॉल्वेंट डिस्टेंस कवर करता है उसको हम बोलते थे सॉल्वेंट फ्रंट। उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट फ्रंट। यानी मोबाइल फेज जो होगा वो आगे होगा, कंपोनेंट्स पीछे सेपरेट हो चुके होंगे। तो सॉल्वेंट जहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस लाइन को हम कहते थे सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है जी। अब पेपर को आपने निकाल लिया, ड्राई कर लिया, पेपर के ऊपर जो पैटर्न आपको मिलता है इसको करोमेटोग्राम बोलते हैं। जो पेपर के ऊपर पैटर्न मिल गया इसे क्या बोलते हैं जी? करोमेटोग्राम। पैटर्न जो आपको पेपर के ऊपर मिला है इसको आप क्रोमेटोग्राम बोलते हो। इस तरह की टेक्निक को आप असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है जी।
इसके बाद सेकंड है हमारे पास डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसको देखते हैं। डिसेंडिंग जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इसमें सारा काम वही है, मैं चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको बताता हूँ मैं। इसमें जो टैंक होगा इस तरह से होगा और यहाँ पर पेपर लगा हुआ है, ये पेपर है, वही इसके ऊपर भी स्पोर्ट लगा हुआ है जिसको सेपरेट करवाना है। और यहाँ पर मोबाइल फेज ऊपर से ऐड किया जाएगा, ऊपर से मोबाइल फेज ऐड किया जाएगा, और मोबाइल फेज जो होगा वो डाउनवर्ड मूव करेगा ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की वजह से वो नीचे मूव करेगा ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो जो मोबाइल फेज वो मूव करेगा वो नीचे की तरफ होगा। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी होती है इसको डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, ये बाकियों से सुपीरियर, जो फर्स्ट टाइप है उससे सुपीरियर क्यों है, क्योंकि एक तो इसमें ये है कि यहाँ पे गुड सेपरेशन होती है, गुड सेपरेशन है, क्योंकि मोबाइल फेज जो है वो इजीली मूव कर सकता है। दूसरा फ्लो रेट अच्छा है। तीसरा फास्टर होती है, फास्टर है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की बनिस्बत, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है, वो होती है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये हमारे पास थर्ड टाइप है। रेडियल या सर्कुलर भी इसे कह देते हैं। इसमें क्या होता है, मिक्सचर जो होता है वो सेंटर में, पेपर सर्कुलर पेपर होता है, इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास सॉल्वेंट होगा, और सॉल्वेंट मोस्टली ऑर्गेनिक होता है। फिर हमारे पास फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर एज यूजुअल, और फिर सर्कुलर शेप का फिल्टर पेपर होता है, और फिर हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब होगी, बीकर होगा, सैंपल मिक्सचर होगा। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट्स है। इसका प्रोसीजर अगर हम देखें तो प्रोसीजर में आपके पास ये पेपर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस पेपर के सेंटर में आपने एक होल क्रिएट कर लेना है। इस होल में से आपने एक विक, रस्सी जिसे कहते हैं, ठीक है, वो धागा या रस्सी उसमें से पास कर लेनी है। और नीचे आपके पास यहाँ पे मोबाइल फेज होगा, मोबाइल फेज के अंदर आपके पास यहाँ पे मोबाइल फेज है। और फिर आपने क्या करना है, ये आपने रख ली है, एक कैपिलरी ट्यूब लेनी है और स्पोर्ट अप्लाई कर देना है। फिर आपने सेंटर पे, फिल्टर पेपर के सेंटर पे एक स्पोर्ट अप्लाई कर दिया ये। अब यहाँ पे मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज क्या करेगा, उस रस्सी की मदद से, धागे की मदद से ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पर सेपरेशन कैसे होगी, फिर यहाँ पर जो कंपोनेंट की सेपरेशन होगी वो सर्कुलर होगी, यहाँ पर सेपरेशन होगी सर्कुलर फॉर्म में। इस तरह से पहला, लाइक ये पहला कंपोनेंट है, ये इस तरह से सेपरेट हो गया, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट है, ये सेपरेट हो गया इस तरह से। तीसरा कंपोनेंट हुआ वो सेपरेट हो जाएगा, और ये चौथा कंपोनेंट ये सेपरेट हो गया। पेपर के ऊपर ही होगा, मैंने तो बाहर वैसे ले गया हूँ, लेकिन पेपर के ऊपर ही रहना है आपने, क्योंकि स्पेस मैंने कम बना दी थी। अच्छा, तो मान लें यहाँ तक सॉल्वेंट ने मूव कर लिया है, तो बेस लाइन ये होगी जो हमने ये सेंटर में लगाई थी, ये बेस लाइन है। और ये वाली जो होगी ये सॉल्वेंट फ्रंट है। बेस लाइन से वहां तक का डिस्टेंस जहां तक सॉल्वेंट मूव करता है उसे हम सॉल्वेंट फ्रंट बोलते होते हैं, ठीक है जी। तो ओवरऑल ये सेपरेशन होगी इसके अंदर। इसका एडवांटेज क्या है रेडियल क्रोमेटोग्राफी का, कि इसमें लार्ज मिक्सचर ऑफ क्वांटिटी को हम सेपरेट कर सकते हैं। लार्ज मिक्सचर क्वांटिटी जो होती है उसको हम
सेपरेट कर सकते हैं, जो कि बाकियों में हम नहीं कर सकते। ये थर्ड टाइप हो गई है। इसके बाद फोर्थ टाइप हमारे पास आ जाती, वो होती है टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी, या 2D क्रोमेटोग्राफी भी इसे कह सकते हैं आप। ये क्या है? इसमें क्या होता है कि जो हमारा पेपर होता है वो 2 डायमेंशंस में मूव करता है, या आप कह लो मोबाइल फेज जो होगा वो मूव करेगा इन 2 डायमेंशंस। मोबाइल फेज 2 डायमेंशंस में मूव करेगा, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ये डायमेंशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहते हैं कि वो आपस में 90 का एंगल बनाती है, ठीक है। अब इन 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी 2 टैंक्स आर यूज्ड मोस्टली। मोस्टली ये 2 टैंक्स ही होते हैं, लेकिन समटाइम्स एक भी यूज कर लेते हैं, उसका कोई नहीं है। आपने वही काम करना है। पहले टैंक में मान लें आपने वही पेपर लिया, उसको डिप कर दिया, और सारी सेपरेशन हो गई। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी नॉर्मल में आप कर रहे थे ना, वो सारा काम आपने पेपर को निकाला, उसके ऊपर एक पैटर्न बन गया जिसे क्रोमेटोग्राम का आपने नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, इसको ड्राई कर लिया, सारा काम हो गया। पेपर को आप पहले देख ले, पेपर ऐसे था, पेपर ऐसे था। अब इसको 90 के एंगल पर रोटेट करवा दे जरा, तो 90 के एंगल पर रोटेट करवाएंगे, पेपर इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह से पेपर ये जब हो जाएगा, तो आपने फिर क्या करना है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक ले लेना है, उसके अंदर नया मोबाइल फेज ऐड कर दें। अब ये नया मोबाइल फेज ऐड करने का पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये होता है ताकि जो पहले मोबाइल फेज ने सेपरेशन करवाई है, दूसरा उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दे। अगर अभी भी कोई कंपोनेंट उससे सेपरेट नहीं हो पाए, तो दूसरा मोबाइल फेज क्या है, वो उसको सेपरेट करवा दे, ठीक है। तो ये इसका पर्पस होता है। 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी का मेन पर्पस यही होता है, 90 के एंगल पर मूव करवा देना होता है, ताकि सेपरेशन, मजीद कंपोनेंट्स पहले 2 हुए तो अब 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और बेटर सेपरेशन होगी, ठीक है। और ये सिमिलर होती है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी के, ये भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं। ये किससे मिलती जुलती है? असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी के सिमिलर होती है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ टाइप है, वो है रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी। नाम से पता चल जाना है कि यहाँ पे फेज यानी मोबाइल फेज या स्टेशनरी फेज है, इनको रिवर्स करवाना है। रिवर्स फेज का पर्पस क्या है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे स्टेशनरी फेज नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपको पता है पोलर होता है, पोलर होगा नॉर्मल के अंदर, ये नॉर्मल है, ठीक है। और रिवर्स की अगर आप बात करो, उल्ट इसको करवाना है, तो इसके अंदर ये नॉन पोलर होगा। और मोबाइल फेज की बात करोगे आप, तो ये यहाँ पे नॉन पोलर होता है, यूजुअली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, यूजुअली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और यहाँ पर ये पोलर होता है। ये दो डिफरेंस आपने याद रखने हैं। अब हमें रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी चाहिए ही क्यों, हम क्यों इसका यूज कर रहे हैं, और सारी चीजें ये देखते हैं हम। देखें, मान ले हमारे पास एक पेपर है। अब इस पेपर पे अगर हम बात करें कि यहाँ पर स्टेशनरी फेज पोलर होता है, जो कि वाटर है, आपको पता है स्टेशनरी फेज पोलर है। और मोबाइल फेज जो है वो नॉन पोलर है, मोबाइल फेज है नॉन पोलर। और मान ले हमारे पास जो मिक्सचर है जिसको हमने सेपरेट करवाना है, ये बीकर के अंदर जो मिक्सचर है हमारे पास, वो टोटली नॉन पोलर है, टोटली नॉन पोलर है। अब मुझे एक बात बता दें कि क्या इसकी इंटरेक्शन होगी स्टेशनरी फेज के साथ? कतन भी नहीं होगी सर। इसमें स्टेशनरी फेज के साथ तो उसका लिंक ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये कंपोनेंट था, मोबाइल फेज आएगा, इसको अकेले को ऊपर मूव करवा देगा, अपने साथ ले जाएगा। स्टेशनरी फेज तो खींच ही नहीं रहा, यहाँ पर स्टेशनरी फेज तो से कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी फेज पोलर है, जबकि कंपोनेंट सारे नॉन पोलर है। तो इस केस में हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है पेपर की, हमें फिल्टर पेपर को मॉडिफाई करवाना होता है, अल्टरनेशन
करवानी होती है हमें फिल्टर पेपर की, हमने नॉन पोलर बनाना होता है फिल्टर पेपर को, इसलिए ताकि सेपरेशन हो सके। ठीक है जी। मोबाइल फेज हम पोलर रख लेते हैं, स्टेशनरी फेज नॉन पोलर, ताकि सेपरेशन हो सके ऐसे कंपोनेंट्स की जो के नॉन पोलर होते हैं। आई होप ये आपको बात समझ आ गई है। ठीक है, अब हम इस पे क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे। आपने फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर लेने के बाद उसके ऊपर ऑयल की लेयर लगा दी। ऑयल आपको पता है नॉन पोलर होता है, ऑयल की इसके ऊपर लेयर लगा दी है। तो अब ये मॉडिफाई हो जाएगा, ड्राई कर लेना इसको इजीली। ड्राई करने के बाद आप इसे यूज कर लें, इस तरह से आपके जो कंपोनेंट्स नॉन पोलर थे वो भी सेपरेट आउट हो जाए। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिटेक्शन की। मेथड्स ऑफ डिटेक्शन ये क्या है जी। मेथड्स ऑफ डिटेक्शन में बेसिकली हमारे पास क्या है, बहुत से तरीके कार। समटाइम्स क्या होता है, मैं अगर आपको बताऊं कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका कलर नहीं होता, वो कलरलेस होते हैं, तो वो पेपर के ऊपर शो नहीं हो रहे होते। फिर हम क्या करते हैं, केमिकल या फिजिकल मेथड्स देखते हैं जिनकी मदद से हम उनको सेपरेट कलर को आइडेंटिफाई कर सकें। तो इनको कहते हैं मेथड्स ऑफ डिटेक्शन। लाइक मैं अगर आपको बताऊं, एक मेटल है एक्स, ये अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में नो कलर, कोई कलर शो नहीं करवाता, लेकिन ये अपनी ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना डिटेक्शन वाले, ये इसे कन्वर्ट कर देंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर ये कलर शो करवा देगा। तो ये काम होता है। कुछ कंपाउंड होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे निन हाइड्रेन जो होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास फिजिकल मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड्स। तो ये हमारे पास एक है जी फ्लोरिसेंस, फ्लोरिसेंस है, और दूसरा हमारे पास होता है रेडियो एक्टिविटी। पहले हम फिजिकल मेथड्स को देख लेते हैं, रेडियो एक्टिविटी एंड फ्लोरिसेंस। तो फिजिकल मेथड में सबसे पहले फ्लोरिसेंस वाला है। फ्लोरिसेंस में हमने क्या करना है, हमने पेपर लेना है, पेपर लेंगे उसको यूवी मशीन के अंदर रख देंगे। क्या करेंगे, ये पेपर है, इसको यूवी मशीन के अंदर हमने रख दिया है। जब इसको यूवी मशीन के अंदर रखेंगे तो इसके ऊपर रेडिएशन फॉल होंगी। पेपर क्या करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो रेडिएशन को इमिट भी करेगा। जहां पर ये काम हो रहा होगा, रेडिएशन जो होंगी इमिट होंगी, वो जो होंगी रेडिएशन जो इमिट होंगी वो विजिबल रीजन के अंदर इमिट होंगी। किसके अंदर, विजिबल रीजन के अंदर ये रेडिएशन इमिट होंगी, और इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे हाँ जी कि ये इसके अंदर ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो ये पहला मेथड है कि आपने यूवी मशीन के अंदर रखना है, उसके ऊपर रेडिएशन फॉल होंगी, और सॉरी यूवी रेडिएशन फॉल होंगी उसके ऊपर, लेकिन पेपर जो होगा वो विजिबल रेडिएशन को इमिट करेगा। ठीक है, ये याद रखना। ये थोड़ा सा एक बार फिर बता दें, बेटा, रिपीट कर दें ये जो विजिबल रीजन। मैंने आपको सिंपल बात की है कि पेपर ले लिया आपने, पेपर के ऊपर आपने यूवी रेडिएशन गिरा दी। अब हमारे पेपर के ऊपर जो स्पॉट्स होंगे वो यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे। डेफिनेटली उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो वो इमिट भी तो करेंगे। तो इमिट वो करेंगे विजिबल। अब विजिबल एनर्जी हमारी आंखों को नजर आ जाती है, तो उससे हम आइडेंटिफाई करवा लेंगे कि यहाँ पर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है। इसके बाद सेकंड मेथड होता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है जी, रेडियो एक्टिविटी में बेसिकली आपके पास इस क्रोमेटोग्राफी में आपने पेपर ले लिया, ये पेपर था, इसके ऊपर आप एक थिन लेयर कोट करवा दोगे किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। ये थिन लेयर इसके ऊपर आपने कोट करवा दी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। अब आपने क्या करना है, स्पॉट को आपने देखना है, स्पॉट वाली जगह पर या तो रेडिएशन जो होगी वो इमिट होंगी, पहले की निस्बत से अब ज्यादा रेडिएशन इमिट होंगी,
या कम रेडिएशन इमिट होंगी एज कंपेयर टू अदर पार्ट। मान ले कि बाकी पेपर से रेडिएशन नॉर्मल इमिट हो रही है, यहाँ पर स्पॉट था, यहाँ पर ज्यादा रेडिएशन इमिट हो रही है, यहाँ पर ज्यादा इमिट हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर स्पॉट है। या ये दूसरा केस ये हो सकता है, बाकी बाकी पेपर से ज्यादा रेडिएशन इमिट हो रही थी, स्पॉट वाली जगह से सिर्फ कम रेडिएशन इमिट हुई है, तो दूसरे की निस्बत, पेपर वाली जगह की निस्बत इसमें कम रेडिएशन इमिट हो रही है। तो ये दो मेथड हो गए, या तो ज्यादा होंगी या कम। तो ये आपके पास रेडियो एक्टिविटी मेथड होता है। इसके बाद हमारे पास है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स क्या होते हैं जी? बेसिकली केमिकल मेथड्स में हम लोकेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं। लोकेटिंग एजेंट्स में आपके पास बहुत से लाइक निन हाइड्रोजन जो होता है, ये अमीनो एसिड्स के लिए यूज होता है, अमीनो एसिड्स को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और बहुत से मेथड्स हैं लोकेटिंग एजेंट को अप्लाई करने के, हम डिप कर सकते हैं या स्प्रे करवा सकते हैं। लाइक हम क्या करें कि ये हमारे पास एक सोल्यूशन है लोकेटिंग एजेंट का, इसके अंदर हम फिल्टर पेपर को डिप करवा दें। तो अब डिप करवाने से क्या होगा कि जहां पर भी स्पॉट होगा वो वाली जगह जो होगी वो कलर्ड शो हो जाएगी। लेकिन इसके डिसएडवांटेज है डिप करने के कि फिल्टर पेपर जो होता है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा मेथड होता है हमारे पास बाय स्प्रेइंग। स्प्रेइंग वाला मेथड बेस्ट है, क्योंकि इस पे हमने जस्ट स्प्रे करवानी होती है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, स्प्रे करवाओगे और कुछ नहीं, तो जहां पर स्पॉट होंगे वो वाली जगह कलर्ड हो जाएगी। तो ये एक केमिकल मेथड है। इसके बाद आपके पास सेकंड केमिकल मेथड है, ये बायोलॉजिकल मेथड है। केमिकल मेथड ये था, इसके बाद आ जाता है बायो ऑटोग्राफी। बायो ऑटोग्राफी ये आपके पास बायोलॉजिकल मेथड है। इसमें क्या करना है, आपने फिल्टर पेपर ले लेना है और फिल्टर पेपर को के ऊपर आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कोई कल्चर मीडियम है, कल्चर जैसे बैक्टीरिया का कल्चर की ग्रोथ करवानी है। अब आप क्या करोगे कि इसको फिल्टर पेपर ले लिया, इसको उठाकर इस कल्चर मीडियम के अंदर ऐड कर दोगे। फिल्टर पेपर लिया, उसको कल्चर मीडियम के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी वो चेंज हो जाएगी। या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नेगेटिव होगी या बैक्टीरिया की ग्रोथ पॉजिटिव होगी। यानी नेगेटिव से मुराद है कि वो डिक्रीज हो जाएंगे और पॉजिटिव से मुराद है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में से एक काम होगा। तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, हाँ जी, अगर तो डिक्रीज हुई है फिर भी आपको पता चल जाएगा, इंक्रीज हुई है तो फिर भी आपको पता चल जाएगा। स्पोर्ट वाली जगह पर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है एज कम्पेयर टू अदर पेपर। इसके बाद फोर्थ मेथड है हमारे पास आईआर रेडिएशन का। आईआर रेडिएशन में आप क्या करते हो, डेफिनेटली आईआर मशीन के अंदर पेपर को आप रखोगे, उसके ऊपर आईआर रेडिएशन फॉल होंगी। रेडिएशन जब फॉल होंगी तो ये जो पेपर होगा वो विजिबल लाइट को इमिट करेगा और जहां पर स्पॉट्स होंगे वो नजर आ जाएंगे। ये सिंपल मेथड है, केमिकल मेथड था ये भी। एक केमिकल समहाउ कह सकते हैं, फिजिकली है, केमिकली से ना समझे तो बेटर है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है माइग्रेशन पैरामीटर्स। माइग्रेशन पैरामीटर्स, देखिए माइग्रेशन पैरामीटर्स में क्या था बेटा आपके पास, कि आपने फिल्टर पेपर लिया था, उसके ऊपर स्पॉट था, यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था उसे कहते थे सॉल्वेंट फ्रंट, एसएफ, सॉल्वेंट फ्रंट का नाम दे रहे थे। और ये जो था इसको बेसलाइन कहते थे। तो यहाँ पे आरएफ एक माइग्रेशन पैरामीटर है। ये होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट फ्रॉम बेसलाइन। यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा कंपोनेंट का होगा फ्रॉम बेस लाइन, बेस लाइन से यानी शुरू जो लाइन लगाई थी वहां से, डिवाइडेड बाय, क्योंकि सॉल्वेंट का डिस्टेंस ज्यादा होता है तो परसेंटेज हम ऐसे ही निकालते ना, ऊपर कम मार्क्स जो ऑब्टेन है और नीचे टोटल। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, सॉल्वेंट का डिस्टेंस बेस लाइन से, ये हो जाएगा आपके पास आर एफ वैल्यू। और ये रेशो होती है, चूंकि रेशो है तो रेशो का यूनिट नहीं है, ऊपर भी डिस्टेंस का लाइक मीटर है यूनिट, नीचे भी मीटर है, तो कैंसल आउट हो जाएंगे।
जब भी रेशो होगी तो यूनिट नहीं होता। और आर एफ की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है। उसकी रीजन मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा आगे होता है, सॉल्वेंट का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, इसी वजह से आर एफ की वैल्यू कम होती है। तो आर एफ की वैल्यू लिटरेचर में गिवन होगी, लाइक जेंथोफिल के लिए अलग है, क्लोरोफिल के लिए अलग है। तो आप क्या करोगे, पेपर से वैल्यू कैलकुलेट करोगे आर एफ की, और लिटरेचर में चेक करोगे, और आपको पता चल जाएगा जी हाँ जी ये कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट पैरामीटर था। इसके बाद आपके पास एक आर एम वैल्यू होती, जस्ट इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। आर एम वैल्यू भी सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है, लॉग ले लेना है आपने 1/RF-1, और ये हमें होमोजीनिटी का बताती है कि हमारा जो सैंपल है वो होमोजीनियस है या नहीं है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। इससे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उससे हमें पता चलता है होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। इसके बाद एक थर्ड पैरामीटर होता है आर एक्स वैल्यू। आर एक्स वैल्यू जस्ट लाइक आर एफ वैल्यू, ये क्या, आर एक्स का आपको पता है एक्स जो होता है वो अननोन कंपोनेंट के लिए होता है। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय बेस लाइन, तो उस कंपोनेंट का बेस लाइन से डिस्टेंस ट्रेवल, और डिस्टेंस बाय स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंपोनेंट। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। आपने मान लो पेपर के ऊपर ये मिक्सचर लगाया था ना, ए बी सी 3 कंपोनेंट्स थे, हम यहां से चेक करना चाहते हैं कि इसमें बी वाला कंपोनेंट प्रेजेंट है या नहीं है इस मिक्सचर में। तो हम बी वाले कंपोनेंट का अलग से स्पॉट लगा देंगे। अगर दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी उनकी आर एक्स की वैल्यू 1 आ गई, तो हम कहेंगे हाँ जी बी प्रेजेंट है। तो ये आइडेंटिफाई करवाता है एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को, आर एक्स एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करवाता है। इसकी वैल्यू 1 हुई तो हम कह सकते हैं वो कंपोनेंट प्रेजेंट है, अगर 1 नहीं है तो हम कह देंगे वो कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद एप्लीकेशन है पेपर क्रोमेटोग्राफी की। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस कॉमन है, ये इम्प्योरिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 1, इम्प्योरिटी इन मेडिसिन, मेडिसिनल फील्ड जो होता है, इसमें इम्प्योरिटी चेक कर सकती है कि कोई चीज़ प्योर है या इम्प्योर। मान ले कैसे, एक कंपोनेंट था, उसके अंदर इम्प्योरिटी थी, उसकी आर एफ वैल्यू लाइक इम्प्योरिटी वाले की 0.7 थी, एक्चुअल आर एफ वैल्यू उसकी 0.5 है, तो इट मीन्स इसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं। तो आर एफ वैल्यू चेक करके आप बता सकते हो इसके अंदर इम्प्योरिटी है या नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा ये सेपरेशन के लिए यूज होती है, बहुत कॉमन है, बहुत से मेटल्स की सेपरेशन करवाती है। और ये आपके पास क्वालिटेटिव मेथड होता है, क्वालिटेटिव समझते हैं। और इसके अलावा ये क्वांटिटेटिव भी होता है, दोनों के तौर पर ही यूज हो जाता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका बड़ा रोल होता है। लेस एक्सपेंसिव टेक्निक है, हाईली सेंसिटिव है। और डिसएडवांटेज यही है कि पेपर अगर आपने थिक ले लिया तो सेपरेशन इसकी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये आज का लेक्चर था हमारा। कोई सवाल है आपका तो बताएं। जी, जो 2 लेक्चर का काम था मैंने कहा एक में ही खत्म कर दिया 5 मिनट पहले। जी, कोई भी सवाल हो पेपर क्रोमेटोग्राफी के रेलिवेंट तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई सवाल नहीं है। सर आपने फ्लोरेसेंस का बताया कि वो विजिबल लाइट अब्जॉर्ब करेगा और यूवी इमिट करेगा। यूवी लाइट एब्जॉर्ब करेगा और विजिबल इमिट करेगा। तो सर ये कैसे, इसका जरा एक्सप्लेन कर दें। सिंपल बात होती है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं, लाइक ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसने यूवी लाइट एब्जॉर्ब की है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ऊपर से जब ये नीचे आएगा डेफिनेटली इसने कुछ लाइट मूवमेंट में भी तो कंज्यूम कर दी है ना, ठीक है। जी सर। तो यूवी जी। की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, विजिबल की एनर्जी कम होती है, तो इसलिए समझ आ गई है। जी सर आ गई है। रिवर्स फेज होता है बेटा, बताया है, आप दोबारा से लेक्चर सुनेंगे तो समझ आ जाएगी। रिवर्स फेज ये होता है
कि जब हमारे पास सारे कंपोनेंट्स नॉन पोलर हो, तो फिर हमें फेज को रिवर्स करना पड़ता है, यानी स्टेशनरी फेज पोलर था उसे नॉन पोलर कर देंगे, और मोबाइल फेज नॉन पोलर था उसे पोलर बना देंगे। रिवर्स फेज में ये होता है ना कि स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन नहीं होती, लेकिन हम जैसे रिवर्स करेंगे फेज को तो फिर इंटरेक्शन हो जाती है। ठीक हो गया? तो ये सुने दोबारा से, आपको समझ आ जाएगी। और कोई सवाल?